आपने सवाल किया ना कि ये चल रहा है कि काजी फाइज साहब जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। ये मेरे ख्याल परसेप्शन इसलिए बना है कि हसनात मलिक साहब ने एक ख़बर दी है और वो ख़बर उन्होंने ये दी है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद 29 तारीख को उन्होंने ऑलरेडी को कमिटमेंट की हुई है और वो कोई कॉन्फ्रेंस है, शायद यूके जा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने जाना है, तो शायद इसी वजह से परसेप्शन बन गई है। अच्छा, अब ये दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि चाहिए जा तो रहे हैं, क्या वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। देखें, अगर आप मुझसे पूछें ना तो ये बात तो दुरुस्त है कि काजी फाइज ईसा साहब के लिए अब मुस्तकिल पाकिस्तान रहना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और सवाल मैं बाद में बताता हूँ आपको कि लोग उनसे क्या सवाल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जब तक ये मौजूदा रजीम है तब तक तो वो पाकिस्तान रहेंगे और वो पाकिस्तान आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये रजीम है तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिलेगा कि उतना शायद जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे अगले, उनको भी शायद इतना प्रोटोकॉल ना मिले जितना प्रोटोकॉल और जितनी सिक्योरिटी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को दी जाएगी। क्योंकि देखें ना कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, उनकी अपनी ज़ात के लिए उन्होंने किया है, यानी वो जिस दिन कुर्सी पर बैठे थे उस दिन उनको पता था कि मैं 4 साल के लिए हूँ, यानी जब मैं रिटायर होने लगूँगा उससे पहले मुझे एक्सटेंशन दे दी जाएगी 3 साल के लिए और 3 साल मज़ीद मैं इस ओहदे पर रहूँगा, मुलाजमत में रहूँगा। वो कर तो अपनी ज़ात के लिए रहे थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उससे फ़ायदा मौजूदा निज़ाम को हुआ, मौजूदा निज़ाम और उसके बेनिफिशरीज़ को हुआ। अब इसलिए मौजूदा निज़ाम जो है वो इतना तो मेरा ख्याल रख रखाव रखेगा कि वो जो है इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो है वो पूरा ख्याल रखे और इनको सिक्योरिटी दे। और ये बातें मैं आजकल मुसलसल अपने नाज़रीन को भी बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये परसेप्शन गलत है कि काजी साहब के साथ कोई हाथ हो रहा है या ये तय हो गया कहीं पे कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। मुझे भी पहले कहीं से ये तासुर मिला था, लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस लम्हे तक भी कोशिशें हो रही हैं उनको बरकरार रखने के लिए, उनको एक्सटेंशन देने की और उनको मुलाजमत पर बरकरार रखने की। तो ये क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, अवाम पाकिस्तान, 8 जजेस और मौलाना फजल रहमान साहब कि काजी साहब की एक्सटेंशन इस वक्त तक तो नामुमकिन बना दी है। आगे देखें क्या होता है, कोशिशें तो अभी तक जो है वो जारी हैं। तो देखें, मसला ये है कि काजी साहब, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि जब तक मौजूदा रजीम है, जो शख्सियात इस वक्त उहदों पर हैं, जब तक ये रहेंगी तब तक तो काजी फाइज साहब पाकिस्तान में रहेंगे, वापस आकर आएंगे, शायद आएँ फिर चले जाएं, क्योंकि बाहर भी माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ हैं अनडिक्लेयर्ड जो थी, जिनका आज तक काजी साहब हिसाब नहीं दे सके कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, क्या किया। लेकिन जब ये रजीम चेंज होगी जो मौजूदा है, तो फिर डेफिनेटली काजी फाइज साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे और उनके जाने की मल्टीपल रीज़न्स होंगी। देखें, एक तो रीज़न ये होगी कि यहाँ पे फिर इनको वो प्रोटोकॉल, वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो इस वक्त इनको दी जाएगी। दूसरा ये है कि ये मतलब इसलिए भी कि इनको ये खौफ होगा कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब न शुरू हो जाए। देखें, जब भी आपने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लानी है तो एक बार आपको उन तमाम किरदारों का एहतसाब करना पड़ेगा जो पाकिस्तान को इस नहज तक लाए हैं, और उनका तो आपने करना ही करना है जिन्होंने पिछले 30-40 साल पाकिस्तान को लूटा है, लेकिन जिन्होंने इस नहज पे अब पाकिस्तान को पिछले 2 साल में लाए हैं, उन तमाम किरदारों का एहतसाब आपको करना पड़ेगा। अगर कोई इस दुनिया में, और आपको पिछले 30-40 साल का जो एहतसाब करना है, अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहा, कब्र में भी है, तो आपको उसको कब्र से निकाल के लटकाना होगा। एक बार आपको अपने मुल्क में दिखाना होगा कि अब हमारा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से चल रहा है। मतलब जो करप्शन, लूट मार है, जो मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है। और काजी साहब ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, वो नैब तरमीम को बहाल करके किया। नैब तरमीम जो एजाजुल हसन साहब और उमर बंदयाल साहब ने कलम कर दी थी, और उन तरमीम के मुताबिक तो पिछली 40 साल की करप्शन, लूट मार माफ, आइंदा 50 साल तक भी करप्शन और लूट मार को कोई नहीं पकड़ सकता। यानी आप देखें कि पूरी दुनिया में करप्शन और लूट मार करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। पूरी दुनिया में चोरों, डाकुओं, लुटेरों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको कटारे में लाया जा रहा है। और काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने जनाब कहा कि कोई मसला नहीं है, करो जितनी मर्जी करप्शन, लूट मार और ऐसे कवानीन जो तुमने खुद बनाए थे। अब देखें ना, जब पीडीएम इक़्तिदार में आई थी, उन्होंने पूरे अपने टेन्योर में एक सिर्फ काम किया था, और वो ये था कि नैब तरमीम उन्होंने की थी। वरना बताएं, पीडीएम का दौर था या अब नून लीग का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर है, मुझे कोई एक तो कानून साजी बता देना, कोई एक तो कानून साजी बता दें आप जो आप कहें कि ये आवाम के लिए कर रहे हो। अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक चीज़ और आ गई है कि लगता यह है कि मरीम नवाज़ साहबा के आजकल एडवाइज़र बहुत ज़बरदस्त हैं, और शायद ये अज़मा बुखारी साहबा ने यह मशवरा दिया हो, क्योंकि अज़मा बुखारी साहब आजकल फ्रंट फुट पर नज़र आ रही हैं। मरीम औरंगज़ेब साहबा तो गायब भी हो गई हैं, और लगता है कि अज़मा बुखारी साहबा ने ये मशवरा दिया है मरीम नवाज़ साहबा को कि मैडम एक काम करते हैं
लिस्ट बनाते हैं कि पिछले 40-50 साल में ना पंजाब में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए। एक उनकी लिस्ट बनाई गई है और एक लिस्ट बनाई गई है कि अगले 50 साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए या हो सकते हैं। अब कर ये रही हैं मरीम नवाज साहबा और उनकी सहेलियां कि जितने प्रोजेक्ट पिछले 40-50 साल में पंजाब में शुरू हुए जो जारी हैं उन सब की ना रीलॉन्चिंग हो रही है। जो प्रोजेक्ट पिछले 50 साल में आया ना उसकी रीलॉन्चिंग हो रही है। एक नई पैकिंग में पुरानी शराब जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है। पुराने प्रोजेक्ट्स नई उनकी रीलॉन्चिंग हो रही है और कि जी मरीम नवाज साहब ने ये कर दिया, मरीम नवाज साहब ने वो कर दिया। मरीम नवाज साहब ने सिर्फ जो एक जुल्म किया ना पंजाब के साथ, इन्होंने और इनसे पहले मोहसिन नकवी ने, जो इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया ना, इससे बड़ा पंजाब के साथ जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी पंजाब के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। लोगों के जेब में 10 लाख रुपया था हर वक्त, ID कार्ड आपका हेल्थ कार्ड बन गया था। आप जिस पंजाब के प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जो उसके ऊपर पैनल के ऊपर थे, आप जाते थे, एक बेड के ऊपर करोड़पति बंदा और एक पे जो रेडी वाला है वो उसका इलाज बराबर हो रहा था। ये इमरान खान ने दिया था पंजाब को। और आज आप अस्पतालों की हालत इज़ार जाके देख लें, आज आप तबाही और बर्बादी अस्पतालों में जाके देख लें, लोग इलाज नहीं करवा पा रहे, इतनी महंगाई है, तबाही है, बेरोजगारी है। पहला जुल्म मरीम नवाज साहबा ने ये किया और दूसरा मरीम नवाज ने जो किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती की ना, जो किसानों को बर्बाद कर दिया। ये दो जुल्म ऐसे हैं। किसान का पंजाब में अक्सरियत लोगों का रोजगार जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, उनको आपने तबाह कर दिया, हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया। ये दो जुल्म। अच्छा, अब ये आजकल एक तो मैंने आपको बताया ना कि पुराने प्रोजेक्ट्स रीलॉन्च कर रही हैं। आइंदा जो कुछ मुमकिन तौर पर हो सकता है फीता काट दो ताकि 20 साल बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हो तो ये पुरानी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। और फिर साथ जुल्म क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ रीलॉन्च करो या जो एक प्रोजेक्ट होना चाहिए उसका फीता काटो, चाहे आगे 0 प्रोग्रेस हो, 1% भी प्रोग्रेस ना हो, उसके ऊपर बड़े बड़े इश्तिहार दे दो, करोड़ों रुपए की कंपेन दे दो। अब 10 साल बाद भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो ये जो अब फीता काटा गया ना, 10 साल बाद भी ये फीता काटे हुए तस्वीरें हैं जी, ये तो मरीम नवाज ने शुरू किया था। चाहे वो फीता काट के बंद कर दें प्रोजेक्ट को। वो जिस तरह आप देखते हैं ना, अक्सर कोई बड़ी शख्सियत ने जाना होता है तो वहाँ पे पूरा एक माहौल बना दिया जाता है, कैंप लगा दिए जाते हैं और कोई चीज़ें वहाँ पे खड़ी कर दी जाती हैं। जैसे वो जाते हैं तो फिर वीडियोस आ जाती हैं कि सब कुछ उखाड़ के ले गए। वही काम हो रहा है। अच्छा देखें, काजी साहब ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया ना, सबसे बड़ा जुल्म तो काजी साहब ने किया 8 फरवरी वाला। यानी पीछे भी दर्जनों चीज़ें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की ताहयात नाइली ख़त्म करना, हुदैबिया केस इनका बंद करना, 90 दिन में इलेक्शन ना होने देना। ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख इन्होंने दी, उसमें फिर जिस तरह से उन्होंने धांधली करवाई, वो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आ चुका है। यार मुझे एक बात बताएं, ज़रा सी कोई बात होती है तो काजी साहब जो है ना वो वजाहतें भी देते हैं और बैशिंग भी करते हैं। ये यूट्यूबर्स और ये डॉलर के लिए कर रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं, हर चीज़ की वजाहत, हर चीज़ का इल्ज़ाम, हर चीज़ का ये। और मुझे बताएं कि मुनाल वालों को तो उन्होंने बुला लिया और उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मुनाल वालों को कहा कि उन्होंने कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे पता नहीं कोई इंटरव्यू दे दिया या कोई वीडियो डाल दी कि जी कितने लोग बेरोजगार हो गए काजी फैसल साहब की वजह से। एक मोनाल के किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लिप के ऊपर काजी साहब ने नोटिस ले लिया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी कि तुमने मेरे बारे में तासुर दिया है कि मैंने 200 या 250 या 300 या 400 या मैक्सिमम 500 लोग जो हैं उनको मैंने बेरोजगार करवाया है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। 500 मुलाजमीन की बेरोजगारी के परसेप्शन को आप बर्दाश्त नहीं करते। 25 करोड़ लोगों के मैंडेट को चोरी करवाने के ऊपर आपको सांप सूंघ गया। आपने क्यों नहीं बुलाया कमिश्नर रावलपिंडी को? क्योंकि आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी को लापता कर दिया गया, आपको पता है कि वो कहां पे है, आपको पता है कि उसको किसने रखा हुआ है, आपको पता है कि आपने धांधली करवाई है, आपको पता है कि जो आपने आरोप लगाए उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि सिकंदर उस्मान राजा ने क्या किया, आपको पता था कि आपने क्यों किया और आप इसलिए आपने किया कि आपको एक्सटेंशन चाहिए थी, आपको नौकरी पर बरकरार रहना था। तो लिहाजा काजी साहब जो है ना, उनको ये खौफ है कि ये निज़ाम गिर जाएगा और इसीलिए बाहर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं और अभी तो वो वापस आएंगे, लेकिन फिर वो उस वक्त चले जाएंगे जब ये रिजीम चेंज होगी, जब उनको खौफ होगा। ये देखें ना, नवाज शरीफ हों, काजी फैसल हों, इन लोगों की बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हालात ख़राब होने लगेंगे टिकट कटवाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और मियाँ साहब तो शायद काजी साहब से बहुत पहले चले जाएँ, क्योंकि मियाँ साहब उस वक्त आए थे जब काजी साहब आए थे। जब काजी साहब जाने लगे हैं तो मियाँ साहब भी सामान पैक कर रहे हैं, मियाँ साहब को भी निकलना है। तो लिहाजा काजी साहब को पता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ ट्रिगर हो गई खुदा ना खास्ता और एहतसाब शुरू हो गया या आवाम सड़कों पर आ गई या हालात हाथ से निकल गए, तो फिर बांग्लादेश में आप देखें हसीना वाजिद की टीम के साथ क्या हुआ।
काजी साहब को ये है कि यहाँ पे लोग उनसे सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि काजी साहब आपने 8 फरवरी के जो इलेक्शन में धांधली करवाई, आपने उन लोगों को मुसल्लत करवाया जिनको आवाम ने वोट नहीं दिया था, और जब आवाम ने उनको वोट नहीं दिया था तो वो आवाम को जवाब देनी थे। मैं सुन रहा था उनको, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, वो यही बात कर रहे थे कि काजी के शहबाज शरीफ का पहले दिन से ये था कि हमें आवाम के बलबूते पे नहीं आना चाहिए, हमें किसी और के कंधों में आना चाहिए। और जब वो आते किसी और के कंधों पर हैं तो फिर उन्हीं के कदमों में बैठेंगे ना जिनके कंधों पे चढ़ के आए हैं, फिर वो आवाम के लिए क्यों करेंगे। तो ये बड़ी काजी साहब ने ज़्यादती की है, जो काजी साहब ने जो है ना वो 8 फरवरी को मैंडेट जो है वो चोरी करवाया काजी साहब ने, और धांधली करवाई काजी साहब ने 8 फरवरी को, और फिर उसके बाद उनको ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने दिया ताकि मैंडेट वापस ना जाए, और अपनी एक्सटेंशन के लिए 1 पाव गोश्त के लिए पूरे पाकिस्तान का ऊंट ज़िबा कर दिया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग कसमपुर्सी का शिकार हैं, करोड़ों लोग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश हैं, 2 वक्त का खाना उनको सही से मुयसर नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, बिजली के बिल आपके हालात सामने हैं, किसान आपका तबाह और बर्बाद हो गया, तनख्वाहदार तबका आपका बर्बाद हो गया। वजह क्या है? हुक्मरान वो आ गए हैं जो अवाम के वोटों से आए नहीं हैं, जो अवाम के वोटों से आए नहीं है वो क्यों अवाम के लिए कुछ करेंगे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल चांसेस हैं कि काजी साहब पाकिस्तान से चले जाएंगे। और देखें एक चीज़ और आपको बताऊँ, काजी साहब जो है चले जाएंगे, आएंगे, फिर जाएंगे। अब आप देखें ना कि काजी साहब ने मुबारक सानी केस का तीसरी बार फैसला जो है वो महफूज किया हुआ है 22 अगस्त से, अभी तक जारी नहीं कर रहे। अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर शुरू हो गया, अक्टूबर भी आधा होने वाला है, क्यों नहीं फैसला जारी कर रहे। अब मुझे तो ये भी लगता है कि वो ये जो मुबारक सानी केस का फैसला है, अब दोबारा इसमें काजी साहब जो है वो जाते जाते ऐसी चीज़ें कर लेंगे कि बाहर की दुनिया में अपने आप को सुरखरू करवा लें, क्योंकि पहले काजी साहब ने 2 गलत फैसले दिए। अच्छा, इस पर बड़ी कंपेन चली मेरे खिलाफ भी कि जनाब मैंने कहा है कि ये काजी साहब ने ये गलत फैसला किया है। एक तो लोग ना थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करें। मैं काजी साहब के जो मुबारक सानी के दोनों फैसले थे उन दोनों को गलत कह रहा था, अपनी वजह से नहीं। मैंने ये कहा था कि ये उल्मा जब गाइड करेंगे हमें बताएंगे, और कंसेंसस था, तमाम मसाले के उल्मा का कंसेंसस था कि वो फैसले गलत हैं। मैंने भी कहा गलत हैं। अच्छा, फिर काजी साहब ने खुद भी कह दिया कि गलत हैं। जब काजी साहब ने तीसरी बार वो केस लगाया 22 अगस्त को और माफ़िया मांगी, और दर्जनों बार माफ़ी मांगी कि मैं ख़ता का पुतला हूँ और मुझे मतलब अल्लाह माफ़ करे और मेरी गलती हो गई है, ये जो तीसरी बार काजी साहब ने फैसला महफूज किया ना, उसका फैसला अभी तक जारी नहीं करे। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि काजी साहब ने जो पहले अपने 2 फैसले कलअदम किए हैं ना, वो किया उन्होंने दुरुस्त अमल है कि उन्होंने अच्छा किया, उनको गलती का एहसास हो गया, उन्होंने फैसले अपने कलअदम कर दिए 2, लेकिन जिस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए फैसले कलअदम किए वो इख्तियार उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। उस इख्तियार के तहत वो नहीं कर सकते थे, सेकंड रिव्यू वो नहीं कर सकते थे। उन्होंने यहाँ पे 2 नंबरी किया है, वहाँ यहाँ पे उन्होंने वारदात डाली है, यहाँ पे उन्होंने अदालती जो उनके पास पावर्स हैं उनका गलत मिसयूज़ किया है, वो नहीं कर सकते थे। उनको वो आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि किसी भी मौके पे सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो जाए कि उन्होंने कोई फैसला गलत कर दिया तो उस फैसले को दुरुस्त कर सकते हैं। काजी साहब ने सेकंड रिव्यू के नाम के ऊपर और करेक्शन जुरिडिक्शन के नाम पे जो काजी साहब ने किया वो गलत किया। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम हूँ। अब काजी साहब जो मुबारक सानी केस का फैसला नहीं दे रहे ना, वो मुझे लगता है इसलिए नहीं दे रहे कि काजी साहब को यह है कि मैंने तो मुबारक सानी केस का फैसला जो तीसरी बार दिया वो मौलाना साहब को एक फेवर देने के लिए और मौलाना साहब को बड़ा लीडर बनाने के लिए, और सारा क्रेडिट मौलाना साहब को इसलिए दिया कि मौलाना साहब मेरी एक्सटेंशन के लिए वोट डालेंगे। तो अच्छा, मौलाना साहब ने तो वोट डाला नहीं है, एक्सटेंशन तो मेरी हुई नहीं है, तो जानो तो फिर मैंने बाहर है दुनिया की यूनिवर्सिटियों में मैंने लेक्चर्स देने हैं। तो चलें ठीक है, क्योंकि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने हैं तो फिर मुबारक सानी केस का दोबारा फैसला एक मुतनाज़ दे दो जो पाकिस्तान में मुतनाज़ हो, लेकिन इंटरनेशनली उसमें मुझे इनकरेज किया जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए, मेरा नाम हो, मैं ब्रांड बन जाऊं। ये काजी साहब कर सकते हैं। और देखें, मैंने उस फैसले की मजम्मत की थी। बैकरी वाला जो वाक़या नहीं होना चाहिए था, काजी साहब की बीवी और बेटी की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। हाँ, सवाल रोक के कोई भी कर सकता है। और काजी साहब जो है वो अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो दुनिया के उस मुल्क में रहेंगे, उस किसी जजीरे में रहेंगे, किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना होने के बराबर हों, क्योंकि काजी साहब को ओवरसीज़ दुनिया भर में तो ज़्यादा आज़ादी है भाई। वहाँ तो लोग रोक के पूछेंगे काजी साहब ये आपने इलेक्शन कराया था 8 फरवरी को कि ब्रेन ड्रेन हो गया पाकिस्तान में हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। ये आपने किया मुल्क के साथ, जबरी गुमशुदगियों पे आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, नवाज शरीफ को आपने फेवर दी, अपने फलां को फेवर दिया, अपने फलां को फेवर दिया, अपने इमरान खान के साथ ये किया, अपने पाकिस्तानियों के साथ ये किया। तो काजी साहब अगर बाहर दुनिया में कहीं रहेंगे भी तो दुनिया के उस मुल्क में रहेंगे, उस खिते में रहेंगे जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना होने के बराबर हों, तो वरना काजी साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो सॉरी बात लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि काजी साहब जो हैं वो बाहर अभी जाएंगे, मेरा ख्याल आ जाएंगे, जब तक ये रिजीम है तब तक रहेंगे, लेकिन जैसे ये रिजीम गिरने लगेगी फिर वो बाहर चले जाएंगे और फिर वो मुस्तकिल बाहर रहेंगे। इस वजह से कि यहाँ पाकिस्तान में उनसे सवाल होगा, और दूसरा इस वजह से कि उनको खौफ है कि चीज़ें ट्रिगर ना कर जाएँ, हाथ से निकल गई तो मेरे लिए भी मसाइल ना हो। और तीसरा यह है कि पाकिस्तान में एक एहतसाब अगर शुरू हो गया, कानून की हुक्मरानी शुरू हो गई, तो सबसे पहले जिन लोगों को पकड़ा जाएगा उसमें से एक काजी फाइज ईसा हैं, एक सिकंदर उस्मान राजा हैं। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो।